यार आजकल मार्केट में हवा फैली हुई है, लोग घबराए हुए हैं और बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सीईसी या एक्सप्रेस एंट्री जिसको मैं बोलूं वो बंद होने वाली है। वो हो सकता है बंद हो जाए। लोग कनाडा के अंदर पीआर लेके नहीं आ सकते। इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे दरवाजे बंद होने वाले हैं। लोग फंस गए हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत पैनिक फैल रहा है मार्केट के अंदर और बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो मैंने सोचा इस वीडियो में फटाफट से आप लोगों के लिए कुछ क्लैरिटी ले आए, कुछ ऐसी बातें आपको बता दूं जो इस नई अनाउंसमेंट के साथ आई है कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से, और आपको किस तरीके से इस न्यूज को लेना चाहिए और प्रिपेयर होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम फटाफट से बात करेंगे कि क्या नई अनाउंसमेंट आई है, उसका आप पे क्या असर होगा। अगर आपको आईटी आ चुका है या आप पेपर वर्क सबमिट करने वाले हैं, एक्सप्रेस एंट्री में आपकी फाइल है, तो आपको क्या करना चाहिए और मेरे क्या सजेशन है कि ऊपर वाला या कनेडियन गवर्नमेंट सुन ले और नए अनाउंसमेंट में उन चेंजेस को ले आए तो आपका, कनाडा का, हम सबका भला हो जाए। तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार आए हैं या ये वीडियो आपकी फीड पे आ गया तो चलो साथ में थोड़ा सा देख लेते, पसंद आए तो देखते रहना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली मोटा मोटी बात यह है कि आईआरसीसी ने यह बोला है कि हम कुछ चेंजेस लाने वाले हैं अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम में। अब गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने चेंजेस बोला है, कुछ ऐसी चीजें वो कर सकते हैं जिससे ये प्रोसेस ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। और चेंजेस ऑफ कोर्स, कोई भी जब चेंज लाइफ में आता है किसी की, तो चेंज इज ऑलवेज नॉट वेलकम बाय एवरीवन। सब लोग एंशियस होते हैं, घबराए हुए होते हैं, उन्हें लगता है हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या नया आ रहा है। तो वही अब इस केस में हो रहा है और इसलिए आज हम इस बारे में थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट एक्चुअली कहना क्या चाह रही है। तो यार देखो, 1990 से करीबन मैं नोट कर रहा हूं, जब मैं छोटा मोटा बच्चा था, कि मेरे आसपास के लोग जो कनाडा जैसी कंट्रीज में आ रहे थे, तब से लेकर और अभी तक कनेडियन गवर्नमेंट अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत बड़े बड़े, बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे चेंजेस करती आई है। और इस बार भी जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि हम चेंजेस ला रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज, क्योंकि अभी उन्होंने 2015 में जो नई कैटेगरी निकाली थी, 2015 के हिसाब से वो नई थी, वो अभी तक चलते आ रही थी, यानी कि सीईसी एक्सप्रेस एंट्री, वो उसमें चेंज लाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो 1990s के करीब में हमारे कोई जानने वाले थे, वो कनाडा के लिए अप्लाई करा था और उनका नंबर करीबन, उनकी इमिग्रेशन पीआर 10 साल में आई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहले क्या हाल था इमिग्रेशन प्रोग्राम्स का कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री को लॉन्च किया कि नहीं यार, हमें टैलेंट चाहिए, हमें लोग चाहिए, तो एक एक्सप्रेस एंट्री के नाम से करो जिसमें फटाफट 1 साल के अंदर अंदर अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो इनको बुलाओ जल्दी। और उसी कैटेगरी में एक्सप्रेस एंट्री के अंदर सीआरएस स्कोर बना के मैं भी कनाडा दुबई से आया था। और इतनी सारी चीजें हो रही थी कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपको एफएसडब्ल्यू में आना है, पीएनपी चल रहा है, एफएसटी चल रहा है, सीईसी चल रहा है, बहुत सारी कैटेगरीज। जो लोग इमिग्रेशन की तरफ सोच रहे हैं कनाडा के लिए, उनको पता है इन शॉर्ट फॉर्म्स का क्या मतलब है, एब्रिविएशंस का, मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन इतनी ज्यादा कंफ्यूजन जो अभी चल रही है, उसको शायद स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप उठाने वाली है कि एक प्रोग्राम हो जाए, एक अम्ब्रेला के अंदर एक ही प्रोग्राम रहे, जिससे लोगों में कंफ्यूजन कम हो और क्लैरिटी हो कि यस, ये एक रास्ता है, ये एक कैटेगरी है और इसी कैटेगरी के अंदर अब मुझे कनेडियन पीआर के लिए अप्लाई करना है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं है, माइंड यू, इट इज अ प्रपोजल, इट इज नॉट अ डिसीजन और अ लॉ। तो इमिग्रेशन लॉ में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ उन्होंने प्रपोज किया है। तो आप घबराएं नहीं, प्रिपेयर हो, डू नॉट पैनिक, बट बी प्रिपेयर्ड, कि आपको अब अपनी प्रिपरेशन फाइल की कैसे करनी है उस तरफ ज्यादा फोकस रखें। अब यहीं पे कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि यार कोई बोलेगा कि मेरे को तो आईटीए आ चुका है, तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं रुक जाऊं, मैं अप्लाई करूं? आप बिल्कुल अप्लाई करो। अगर आपको आईटीए यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई आ चुका है, प्लीज गो अहेड, बिल्कुल एक सेकंड वेस्ट करे बिना प्लीज गो अहेड, और जो आपको लग रहा था आपकी फाइल जिस कैटेगरी में थी उसी में अप्लाई करिए, जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, आप इस तरीके से चलिए। अब दूसरी कैटेगरी कुछ बोलेगा कि यार मेरे पेपर रेडी थे, मैं सबमिट करने वाला था अपनी सीआरएस स्कोर के लिए फाइल, मैं क्या करूं? कुछ मत करो, जो आपका प्लान था, जो करने वाले थे, प्लीज उसी पे टिके रहें। आपको लगता है आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके पेपर वर्क रेडी है, प्लीज उसको फटाफट सबमिट कर दीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी एक प्रपोजल जो है, इसको लॉ बनते बनते या चेंजेस होते होते फाइनल ऑन पेपर, ब्लैक एंड व्हाइट, साइंड ऑन द डॉटेड लाइन, टाइम लग सकता है। और यार एकदम से ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। अगर वो करेंगे भी तो आई थिंक वो एक डेट देंगे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल
1 जुलाई 2026 से हम ये नया रूल ला रहे हैं। तो उससे पहले जिनको अप्लाई करना है बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, उसके बाद जिनको अप्लाई करना है वो इस कैटेगरी के अंदर अपने आप को देखें। राइट नाउ गवर्नमेंट की तरफ से भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, एक आइडिया उन्होंने हिंट टाइप कर दिया है लेकिन कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए आप घबराएं नहीं प्लीज। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट फाइनली कनाडा की जाग चुकी है, उनको लग रहा है कि नहीं, टाइम के साथ चेंजेस लाने चाहिए, लाइफ में हर कोई लाता है, तो वो भी इमिग्रेशन प्रोग्राम में चेंजेस ला रहे हैं। आई थिंक दे आर रीअसेसिंग द नीड ऑफ द कंट्री, किस टाइप के लोग उनको लाने हैं, कितने लोग उनको लाने हैं, कौन से स्किल्स के साथ उनको लाने हैं। ये कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत ही डीप थिंकिंग कर रही है। आई एम श्योर दे आर मोर क्वालिफाइड टू टेक दीज काइंड ऑफ डिसीजंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। तो वो इस बारे में चल रही है, लेकिन उन्होंने हिंट पहले ही कर दिया ताकि थोड़ा सा उनका माहौल बनना शुरू हो जाए। आई फील स्प्रिंग के बाद करीबन जून में मुझे लग रहा है ज्यादा क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में आनी चाहिए। मुझे लग रहा है अब से जो ड्रॉज आएंगे, जब ये नया रूल आ जाएगा, आई मीन जब से वो आता है और जो ड्रॉज आएंगे वो ड्रॉज शायद ज्यादा टारगेटेड होंगे, या तो लैंग्वेज जिसमें फ्रेंच को आजकल ये बहुत पुश कर रहे हैं, या स्किल्स की तरफ, क्योंकि आई एम श्योर इन्होंने रीअसेस किया होगा कि चलो हम एक पर्टिकुलर स्किल के बंदे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उसको 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो आ ही रहा है, लेकिन अब मे बी दे आर फोकस्ड मोर अबाउट फ्रैंकोफोन्स यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग कैनेडियंस, या दे आर फोकस्ड मोर ऑन आईटी स्किल्स, एआई स्किल्स, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। हो सकता है ऐसी कुछ कैटेगरीज को वो बढ़ावा दें, ऐसे लोगों को, ऐसे टैलेंट पूल को कनाडा में लाने की कोशिश करें ताकि यहाँ की इकोनॉमी में हेल्प हो, यहाँ की जॉब क्रिएशन में हेल्प हो, यहाँ की इंडस्ट्री जो एआई टेक सेक्टर है उसकी तरफ हेल्प हो। दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन, इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बस मुझे लग रहा है कि अगर मैं होता गवर्नमेंट में तो शायद मैं इन चीजों की तरफ ध्यान देता। तो यार इससे पहले मैं ये बताऊं कि मुझे क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और मेरे क्या सजेशंस हैं इमिग्रेशन प्लान को लेके, मैं एक लाइन में आपको ये बोलना चाहूंगा कि डू नॉट पैनिक। इस न्यूज को अभी बस आप एक उड़ती खबर के हिसाब से ही ले, इसको कॉन्क्रीट मत मानिए, नथिंग इज सेट इन स्टोन। और यस, आप यूट्यूब वीडियोस, इमिग्रेशन, क्वालिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के टच में रहिए और उस हिसाब से अपना प्लान आगे का बनाने की एक माइंड में थोड़ी सी तैयारी रखिए। ये बॉटम लाइन है इस बात की। जहां तक अब मैं बताऊं कि मुझे क्या लगता है कि इनको क्या करना चाहिए जिससे कनाडा के लिए ये बहुत अच्छा होगा, कि इनको थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए। जो लोग एक्सप्रेस एंट्री में मेरी तरह आए हैं उनको पता है कि हमको किन किन चीजों पे स्कोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, मेडिकल हिस्ट्री, बैंक बैलेंस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें इसमें मिला के हमारा एक स्कोर बनाती हैं। तो मुझे लगता है जो इसमें एज का फैक्टर है उसको कनेडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि मान लो हर एक साल एज जो आपकी बढ़ती है उससे आपके पॉइंट्स कम होने लग जाते हैं, तो इसको हर एक साल नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत ही अच्छा टैलेंट हो सकता है कनाडा ना पहुंच पाए जस्ट बिकॉज एज फैक्टर के लिए। तो आई थिंक 5-5 साल का गैप या 3-3 साल का उनको एक वो ग्रुप रखना चाहिए कि जो 30 से 33 है उनको सेम पॉइंट्स मिलेंगे, कम नहीं होंगे, 31, 32, 33 वाले, फिर 34 से 37, 38 से 40 ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके ना स्कोप बढ़ जाता है कि आपको ज्यादा टैलेंट पूल आप अट्रैक्ट कर सकते हो और काफी लोग जो कनाडा आना चाहते हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं। आप यकीन मानो कि 2 पॉइंट से 5 पॉइंट से फाइलें रह जाती हैं, और अगर ये एज की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इनको भी टैलेंट मिलेगा। कनाडा में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, इनको चाहिए, तभी तो इमिग्रेशन प्रोग्राम इन्होंने खोला है। तो अगर ये इस तरफ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो आई फील कि नए रूल में ये इंप्लीमेंट कर दें तो काफी लोगों को फायदा होगा। अल्टीमेटली फायदा कैनेडियन इकोनॉमी को ही होने वाला है टैलेंट पूल के साथ। दूसरा, रिसेंटली कनाडा बहुत ही ज्यादा पुश कर रहा है फ्रैंकोफोन्स को, यानी कि जो लोग फ्रेंच बोल सकते हैं इंग्लिश के साथ साथ। अब उसमें हो क्या रहा है कि आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे एड्स देखी होंगी कि फ्रेंच सीखें फटाफट, अगर आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं हम आपको क्रैश कोर्स कराएंगे जिससे आपका एग्जाम जो है फ्रेंच वाला जो होता है वो क्लियर हो सकता है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, फ्रेंच कैटेगरी के अंदर आप क्वालिफाई करोगे और उसमें बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। बहुत बड़ा फर्क है इनफैक्ट फ्रेंच कैटेगरी में इमिग्रेट करने में, नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री में। बट द ओनली क्वेश्चन विच आई एम थिंकिंग इज कि इतने सारे लोग अगर फ्रेंच स्पीकिंग आएंगे और अगर वो क्यूबेक में नहीं जाते, क्योंकि क्यूबेक एज अ प्रोविंस वो वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट है और आई डोंट थिंक सो वहां के लीडर्स को इमिग्रेंट्स इतने पसंद भी हैं, लेकिन
अगर वो लोग आ जाते हैं फ्रेंच सीख के, इतना पैसा खर्च के, मेहनत करके, एग्जाम देके, सब कुछ करके, और अगर उनको क्वेबेक से बाहर ही रहना है, जो कि अमूमन तौर पे लोग रहते हैं, यानी कि ओंटारियो में, बीसी में, अल्बर्टा में, तो वो फ्रेंच क्यों सीख के आ रहे हैं? वैसे भी आउटसाइड ऑफ क्वेबेक मुझे तो ऐसा लगता है कि अगेन 80% लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, फ्रेंच में बात नहीं करते। तो अगर वो लोग यहाँ पे आ भी जाते हैं, वो फ्रेंच का यूज नहीं करेंगे। यस, फ्रेंच उनको हेल्प करेगी यहाँ आने में, उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने में, लेकिन गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि उनको कोई टैलेंट पूल में या स्किल्स में फायदा नहीं हो रहा है। अगर वो बाहर से लोगों को बुला भी रहे हैं तो अल्टीमेटली दोज गाइज विल नॉट स्पीक फ्रेंच। तो इस तरफ जो ये पुश है, उसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए कि इसको हल्का करें, उस फ्रेंच के लेवल के पॉइंट्स को इतनी ज्यादा तवज्जो ना दें, और उसको एक बैलेंस बना के चलें कि ठीक है, फ्रेंच के अलावा भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। थोड़ा बैलेंस के साथ एक अप्रोच नई प्रोग्राम में आनी चाहिए। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस, हमें पता है कि जब मैंने, मेरी वाइफ ने फाइल लगाई थी पीआर के लिए, तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए हमने मतलब सारा दिखाया था क्या पेपर वर्क था एंड ऑल दैट, विच आई अप्रिशिएट कि हर किसी को स्किल्स चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं चाहती कि जिसके पास कोई स्किल्स ही ना हो, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ही ना कर पाए या बोझ बन जाए यहाँ आने के बाद गवर्नमेंट के ऊपर। तो स्किल्स या वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ये लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स जब मिलते हैं, स्पेशली आउटसाइड ऑफ कनाडा, आउटसाइड ऑफ द कंट्री, वर्क एक्सपीरियंस जो मिलता है इंडिया, दुबई, पाकिस्तान, जहां से भी, उस तरफ इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि देखो, वर्क एक्सपीरियंस ये ना कैटेगरी में बांट देते हैं, एज से उल्टा है। तो एज कैटेगरी में क्या होता है कि हर एक साल पे पॉइंट गिरने लग जाते हैं, राइट। वर्क एक्सपीरियंस में क्या होता है कि इन्होंने वहां ग्रुपिंग कर दी कि अगर आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो इतने पॉइंट्स, फिर 5 साल का है तो इतने, उसके बाद सबको एक जैसे पॉइंट दे दो। अगर आपको 6 का है या 10 का है, एग्जाम्पल दे रहा हूं ये मैं आपको, तो यार उसको इनको उल्टा करना चाहिए कि विद एवरी एडिशनल ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। इससे अगेन वही होगा कि बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा, बहुत सारे लोग ड्रॉज में क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स बन जाएंगे। और कनाडा का ये फायदा होगा कि लोग यहाँ पे जो आएंगे वो असली स्किल्स और एक्सपीरियंस लेके आएंगे, जो गवर्नमेंट ढूंढ रही है। द होल आइडिया ऑफ इमिग्रेशन इज कि तुम स्किल्स लेके आ रहे हो कनाडा के अंदर, कंट्री के अंदर, तुम कंट्रीब्यूट करोगे। क्योंकि शायद यहाँ के लोकल लोग बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाते बच्चे, वो स्कूल के बाद 12वीं करने के बाद ही काम पे लग जाते हैं, ड्यू टू वट एवर फाइनेंशियल रीजन, इमोशनल, उनकी अपनी मर्जी है, ईच टू देयर ओन। हाउएवर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप बाहर से टैलेंट पूल, स्किल्ड, वर्क एक्सपीरियंस वाला ला रहे हो, तो उनको वो दिखाओ भी कि यस, आपके वर्क एक्सपीरियंस की कद्र करते हैं हम, आपको ज्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है हेल्प कर सकता है, अगर ये नई स्ट्रीम में गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कुछ ऐसा। तो मुझे एक और चीज भी लगती है कि कनाडा गवर्नमेंट को स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में टेम्परेरी वर्क परमिट चाहिए, यानी कि टेम्परेरी से मेरा वर्क मतलब है वर्क वीजा, यानी कि 2 से 3 साल वाले वीजा निकालने चाहिए। इसका क्या मतलब है? हर तरफ शोर मचता है कि घर जल्दी नहीं बन रहे, घर जल्दी नहीं बन रहे क्योंकि फोर्स नहीं है, बिल्डर्स के पास लोग नहीं है काम करने के लिए, ये वो ठीक है। आपको लगता है कि अगर मेक्सिको से फॉर एग्जांपल, आपको पता है वो बंदे वहां पे भी घर बनाते हैं, मिस्त्री है फॉर एग्जांपल, कारपेंटर है, लेबर है, उनको काम आता है, घर बनाना आता है, यस, उनका ट्रांजिशन होगा, कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उनको फॉर एग्जांपल 3 साल के वीजा पे बुलाओ। उससे क्या होगा कि वो 3 साल के लिए आएंगे, ऑन द जॉब स्किल सीखेंगे, घरों के लिए फोर्स आएगी, लेबर फोर्स, वो काम करेगी, घर बनेंगे, रियल एस्टेट मार्केट संभलेगी, जो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई चिल्लाते रहते हैं हमेशा, वो सॉल्व हो सकती है। और 3 साल के बाद फिर देखेंगे, उनको ऐसा स्ट्रीम होना चाहिए कि दे कैन कन्वर्ट देयर वीजा टू पीआर, या फिर स्ट्रिक्टली ये कंडीशन भी हो सकती है कि आप 3 साल बाद वापस ही जाओगे अपनी कंट्री जहां से आप आए थे, इसमें नॉन नेगोशिएबल होगी ये चीज। तो एटलीस्ट वो 3 साल थोड़ा पैसा कमा सकते हैं, आके रह सकते हैं, अपनी फैमिली को बैक होम सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वो गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर देती है कि 3 साल के बाद नहीं, आप एक्सटेंड कर सकते हो और 2 साल के लिए या पीआर की तरफ, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये इस प्रोग्राम से मैं हटके कह रहा हूं, मतलब जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया आईआरसीसी ने कि हम चेंजेस लाने वाले हैं, स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं, नया इमिग्रेशन यूनिफाइड प्रोग्राम आ सकता है। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, एक ऐसा थॉट है मेरे मन में काफी टाइम से था ये, कि मैं ऐसा किसी को सजेस्ट करूं कि प्लीज आप अपने स्किल शॉर्टेज को ऐसे टेम्परेरी में भी पूरा कर सकते हो, 3-3 साल के वीजा इश्यू करके बाहर के लोगों को, जिनके पास वो स्किल्स हैं जो आपको चाहिए। तो चलो जी, फटाफट से इस क्विक वीडियो को क्विकली रिकैप कर देते हैं। इस वीडियो में हमने ये जाना कि नए चेंजेस आईआरसीसी जो ला रहा है वो अभी प्रपोज्ड हैं, फाइनल नहीं है, इसलिए आप जिस स्टेज पे भी हैं,
पेपर सबमिशन के, आईटीएस सबमिशन है, सबके, उसको बिजनेस एज यूजुअल मान के आगे बढ़िए। हमको पैनिक नहीं करना है, हमको प्रिपरेशन करनी है आने वाली न्यूज के लिए। एक्सप्रेस एंट्री बंद हो जाएगी, हो गई है, ये अफवाहें हैं, इन पे प्लीज विश्वास मत करिए और अपने पेपर वर्क पे, अपनी फाइल पे फोकस रखिए। अगर आपको भी किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, एजेंट से, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा न्यूज पता चली तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। जरा देखते हैं मार्केट में और क्या हवा चल रही है इस बात को लेके। और कनाडा से रिलेटेड फनी शॉर्ट्स वगैरह के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे या यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं बता दूं कि मैं क्वालिफाइड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूं और इसलिए मैं इमिग्रेशन के ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के पे कनाडा के ऊपर वीडियोस में जरूर बताता हूं, जो आप चेकआउट कर सकते हैं इसी चैनल पे। लेकिन मैं एक लाइसेंस रियल्टर जरूर हूं यहाँ पे, तो अगर आपका घर से रिलेटेड, रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज ड्रॉप मी अ लाइन, ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड नो ऑब्लिगेशन गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय मी 100%। तो ठीक है भाई, आज की दुकान बंद करते हैं, दोबारा बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में छोड़ दें, उस पे हम विचार विमर्श करके जरूर बनाएंगे एक वीडियो। तो ऑल द बेस्ट आपकी कैनेडियन जर्नी के लिए, आपकी कैनेडियन पीआर के लिए। जो लोग पेपर वर्क लगा चुके हैं, जो लोग अभी पेपर इकट्ठे कर रहे हैं, जिनका आईटी आ चुका है और जो बस फ्लाइट बुक करा के आने ही वाले हैं, आप सभी के लिए वेलकम टू कनाडा।